हेलो एवरीवन, बिजनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। आज मैं आप लोगों के साथ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का सब मिशन गोट फार्मिंग के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। गोट फार्मिंग क्या होती है, इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, अगर एलिजिबल हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सब्सिडी क्या होगी, सब्सिडी मिलेगी कैसे, कितनी मिलेगी, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है क्या। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक्चुअली 2014-15 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था गोट फार्मिंग, पिगरी, साइलेज, हैचरी यूनिट्स को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सरकार ने देखा कि इसको अपग्रेड करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सरकार ने इस स्कीम में कई सारे चेंजेस किए। और इसमें सबसे बड़ा जो चेंज था या जो सबसे बड़ा इसका प्लस फैक्टर था वो था 50% की सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसकी कैपिटल सब्सिडी आपको 50% मिलती है। वो क्या होती है, कैसे होती है, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का NLM का गोट फार्मिंग क्या है। तो गोट फार्मिंग हमारे देश में पहले से भी की जा रही थी, कोई ऐसा नहीं था पहले, लेकिन लिमिटेड स्कोप था। पहले गोट फार्मिंग की जाती थी आपकी मिल्क सप्लाई के लिए, गांव में या दूर दराज क्षेत्रों में दूध की सप्लाई के लिए, मिल्क सप्लाई के लिए गोट फार्मिंग की जाती थी। ग्रेजुअली मीट मटन की सप्लाई के लिए, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी गोट फार्मिंग की जाने लगी। सरकार ने चाहा कि इसको किसी तरीके से कॉमर्शलाइज किया जा सके ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके। इसके लिए उन्होंने नेशनल लाइव स्टॉक, जैसा मैंने आपको बताया, कि स्कीम बनाया और इस स्कीम के थ्रू वो सब्सिडी देकर या लोगों को ट्रेनिंग देकर या इंफॉर्मेशन देकर बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस स्कीम के लिए मैं बताता हूँ एलिजिबल कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम में एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझो, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं, आप, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG जो गांव में महिलाओं या लोगों के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज, उसके अलावा FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। तो ये JLC, ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या पार्टीज़ हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल कौन नहीं है, अगर एलिजिबल कौन नहीं है अगर हम समझ ले तो हम ये समझ जाएंगे कि एलिजिबल बाकी कौन है। तो दो पार्टी इसमें एलिजिबल नहीं है। पहला, पार्टनरशिप फर्म अलाउड नहीं है, आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकती है। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप, कई बार ऐसा होता है, कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे दोस्त के पास ज़मीन है, हम दोनों पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं और हम पार्टनरशिप फर्म बना के अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। इस मिशन में पार्टनरशिप फर्म अलाउड नहीं है। सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट अलाउड। तो हमने पहले देखा कि एलिजिबल कौन है, कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरा, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, कैसा शेड बनाना होगा, कितने जानवर खरीदने होंगे, उस कितने जानवर में हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इस चीज़ को मैं आपको ये 5 हिस्से समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप ये समझ लो कि हमें 5 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। इस स्कीम में 5 पार्ट में आप इस स्कीम को वो कर सकते हो। सबसे पहला 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 CR, 1 करोड़, 1 करोड़। 20 लाख अगर आप 100 जानवर पालना चाहते हो, 100 गोट्स आप करना चाहते हो, 100 गोट्स फीमेल, 5 गोट्स मेल, 100 बकरी, 5 बकरी, ऐसे ही 200 बकरी, 10 बकरी, 300 बकरी, 15 बकरे, 400 बकरी, 20 बकरे, 500 बकरी, 25 बकरे। तो अगर आपका 100 गोट का है, 100 गोट्स का है, तो ये कितने का होगा, ये 20 लाख का, 40 लाख का, 60 लाख का, 80 लाख का और 1 करोड़ का। अब इसमें सब्सिडी कितनी होगी, सब्सिडी अगर 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसमें 10 लाख सब्सिडी, 40 का है तो 20, 60 का है तो 30, 80 का है तो 40, 50 लाख का है, सॉरी 1 करोड़ का है तो पूरा 50 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए ज़मीन की रिक्वायरमेंट अगेन, सबसे पहले 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़।
अगर 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी आपकी 1 एकड़, 40 का 2, 60 का 3, 80 लाख का है तो 4 एकड़, और 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसके लिए ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी 5। ज़मीन 5 एकड़, पूरे के पूरे 5 एकड़ पे आप कोई गोट फॉर्म नहीं बनाने वाले हो। गोट फॉर्म बनाने के लिए बेसिक कितनी अगर देखा जाए तो दो तीन चीज़ें बनानी होगी। पहले आपको बनाना होगा, एक शेड बनाना होगा। शेड अगर मैं अब मैं लेकर चल रहा हूँ 500 गोट्स का, 500 गोट फीमेल, 25 मेल। अगर 500 का है तो वहाँ शेड की रिक्वायरमेंट होगी 5500 स्क्वायर फीट की। उसके अलावा बछड़ों के लिए या उनको घूमने चलने फिरने के लिए एक जगह होगी, बाड़ा बनाना होगा, वो होगा 3500 स्क्वायर फीट का। उसके अलावा आप भूसा, साइलेज या जो भी मशीनरीज रखने के लिए आप एक अलग रूम बनाते हो, 700 से 800 के स्क्वायर फीट का आप एक रूम बना सकते हो। तो आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट शेड बनाने या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 5500 स्क्वायर फीट प्लस 3500 स्क्वायर फीट प्लस 1000 आप ऐड कर लो, लगभग 1000 स्क्वायर फीट में आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो अब आप गुड्स खरीद के लेकर आते हो। जो भी गुड्स लेकर आते हो ये आपकी मदर यूनिट कहलाती है। यहीं आपके बछड़े होंगे, इन्हीं बछड़ों को आप मिल्क, मैन्योर, मटन सप्लाई, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ करोगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये ज़मीन क्या ज़रूरी है कि मेरे पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़मीन आपकी खुद की भी हो सकती है और आप ज़मीन किराए से भी ले सकते हो, रजिस्टर्ड लीज डीड बनवा सकते हो आप। केवल प्रॉब्लम यहाँ समझना इस बात के लिए ज़रूरी है कि क्या लीज डीड को कितने टाइम की लीज डीड बनवाना होगा। लीज डीड बनवाने के बाद क्या बैंक मुझे लोन दे देगा? तो बैंक बिल्कुल आपको लोन दे देगा अगर आपने रजिस्टर्ड लीज डीड बना रखी है। बस आप इस बात का ध्यान रखो कि अगर आपकी लीज डीड 5 साल के लिए है तो आप लोन, अगर आपका 5 साल के है तो आपकी लीज डीड 5 साल से ज़्यादा समय के लिए होनी चाहिए। अगर आपका लोन 7 साल के लिए है तो आपकी लीज डीड 7 साल से या 7 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है, वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप उसमें कुछ पोर्शन को आप डाइवर्ट करा सकते हो, डाइवर्जन करा सकते हो, और कुछ पोर्शन को आप खुला छोड़ सकते हो। इसके डाइवर्जन कराने के क्या फ़ायदे और किस तरीके आप कर सकते हो, मैं आगे इसमें मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ। तो हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट समझ में आ चुकी है, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, कितना शेड बनेगा। तो पहली चीज़ एलिजिबल कौन है, दूसरा हमें कितने लैंड की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी। थर्ड पॉइंट हम आते हैं कि सब्सिडी सरकार कैसे देने वाली है। लोगों के मन में बात, मेरे पास लैंड भी फुलफिल करता हूँ मैं एलिजिबल भी हूँ, पर मुझे कैसे मिलेगी। तो यहाँ जो मिलती है वो हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% सब्सिडी मिलती है। जब मैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूँ तो आप एक बात अच्छे से समझना कि यहाँ मैं लैंड परचेज करने की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई पर्सनल व्हीकल परचेज करते हो तो मैं उसके कॉस्ट को आप इंक्लूड में नहीं करोगे। लैंड को डाइवर्ट कराया आपने, लैंड यूज चेंज किया आपने, एग्रीकल्चर से आपने उसको कमर्शियल में किया, उसके चार्जेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। या अगर आपने लीज पे कोई भी प्रॉपर्टी ली है या कोई भी लैंड आपने लीज पे ली और आप उसका रेंट पे कर रहे हो, तो मैं इसको भी यहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या इंक्लूड किया जाएगा, आपका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे जो आप शेड बनाते हो, उसके अलावा जो भी आप गोड्स परचेज करते हो, गोड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा करते हो, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा गोड का जो भी गोड की परचेज कॉस्ट होती है, जितने में भी आप गोड लेकर आते हो, तो उसका 4.5% आपको इंश्योरेंस चार्ज पे करना होता है, वो भी इसमें कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। उसके अलावा आप साइलेज मेकिंग यूनिट्स लेकर आते हो, चाफ कटर लेकर आते हो, मिल्किंग के लिए कोई मशीन लेकर आते हो, ये सारा का सारा आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। और इस सबको मिलाकर जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसमें आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। तो इसका मतलब अगर मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या मुझे पूरे 1 करोड़ से, सपोज करो 1 करोड़ 20 लाख हो जाती है, तो क्या मुझे 1 करोड़ 20 लाख पे 50% सब्सिडी, दैट इज 60 लाख के आसपास मुझे मिलना चाहिए? नहीं, सरकार ने यहाँ या स्कीम ने यहाँ एक कैपिंग बना रखी है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कुछ भी रहे 50% सब्सिडी ही मिलेगी आपको। 50% सब्सिडी 1 CR की, 1 CR की 50% 50 लाख। ऐसे ही अगर प्रोजेक्ट आपका 400 करोड़ का है तो यहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट की सब्सिडी की कैपिंग कितनी है, 80 लाख का 50% 40 लाख, 30 ऐसे ही 60 का 30, 40 का 20, 20 का 10।
मतलब अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो सरकार उससे एलिजिबिलिटी को उन्होंने फिक्स कर रखा है कि 1 CR में हम 50%, अगर आपका सपोज करो प्रोजेक्ट 95 का बनता है तो 95 का 50% 47,50,000 आपको मिलेगा। वहाँ ऐसा आप नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ तो मेरा 1 CR से नीचे है तो मैं पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% यहाँ आपको मिलेगा, लेकिन वो एक जो उन्होंने सीलिंग रखी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप ये बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं। तो अब मेरे पास ज़मीन की रिक्वायरमेंट भी हो चुकी है, एलिजिबल कौन है मुझे ये भी पता चल चुका है, कौन कर सकता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब मुझे अप्लाई कैसे करना है। किसी भी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाता है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी आपका कंसल्टेंट होगा या सीए उसके पास जाके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हो। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, आप किस ब्रीड को प्रोड्यूस करने वाले हो, आप कहाँ से परचेज करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन, आपका प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होगी, वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस भी ज़मीन पे आप ये करने जा रहे हो वहाँ का खसरा नंबर या खसरा की डिटेल। इसके बाद आपको चाहिए होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हो उस लोन बैंक का कैंसिल चेक। तो एक यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा सा इस बात पे गौर करना। क्या सब्सिडी लेने के लिए मुझे लोन लेना ज़रूरी है? कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बिना लोन लिए भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं और मुझे सब्सिडी, अगर मैं लोन नहीं लेता तो क्या सब्सिडी नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सब्सिडी तभी मिलेगी। सब्सिडी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लोन लो। जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट, अगेन मैं फिर से यहाँ जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं 500 गोड्स की बात कर रहा हूँ। 1 CR का आपका प्रोजेक्ट है तो यहाँ आपका 50% सब्सिडी मिलेगी, 50 लाख की सब्सिडी। तो 50 लाख की आपको एक बैंक गारंटी बनवा के आपको बैंक से बैंक गारंटी बनवा के आपको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास देनी पड़ती है। 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी देता है और 50 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाती है। जो भी सब्सिडी आपको मिलने वाली होती है गवर्नमेंट, उस आपके जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो इसको गवर्नमेंट ऑब्जर्व करता है। 3 साल तक गवर्नमेंट देखता है कि आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी किया। कई बार क्या करते हैं लोग, एक कॉमन सा एक वो है, आप समझना, लोगों ने 500 गोड्स का लिया, उन्होंने 400 गोड्स ही रखी या 300 रखी या 200 रखी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जब आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया है या जिस पर्पज़ या जितने जानवरों के लिए आपने वो किया, वो आप उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करो। गवर्नमेंट की जो टीम होती है, जिसे SIA बोला जाता है, स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी होती है, वो आपके प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है। वो आपके यहाँ कभी भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके पास एनिमल्स हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि अगर आप खुद से करना चाहते हो तो यहाँ आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है, और अगर आप बैंक से लोन लेकर करते हो तो यहाँ आपको बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं होती। आप बैंक से नॉर्मली लोन लेके भी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। बैंक से लोन ले लिया मैंने। अब इसी केस को आगे अपन बढ़ाते हैं कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था मेरा। मैंने 1 करोड़ का गोट फार्मिंग 5 एकड़ पे अपना प्लान किया, 500 गोट्स का। मार्जिन मनी कितनी होगी? तो मार्जिन मनी होगी 10%, मिनिमम 10%। ऐसा कुछ भी नहीं कि 10% से कम नहीं हो सकती, 10% से आप ज़्यादा कर सकते हो, आप 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। तो मिनिमम मार्जिन मनी होगी आपकी 10%। मिनिमम मार्जिन मनी आपने 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपये आपने मार्जिन मनी दी, रिमेनिंग 90 लैक्स का आप लोन ले लेते हो। बैंक के पास आप जाते हो, बैंक आपका प्रोजेक्ट देखता है, चेक करता है आपकी रोड, जहाँ भी आप अपना फॉर्म इस्टेब्लिश करना चाहते हो वहाँ अप्रोच रोड अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सारी चीज़ों का असेसमेंट करता है। वहाँ वो देखता है कि आपके पास कोलेट्रल है या नहीं, पर्टिकुलर आप लोन लेने के बाद लोन को रीपेमेंट कर पाओगे नहीं। ये सारी चीज़ों को एसेस करने के बाद बैंकर ने आपको लोन दे दिया। अब आपको 90 लाख रुपए का लोन मिल गया, 10 लाख रुपए आपकी मार्जिन मनी। तो आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी? तो यहाँ सब्सिडी 2 पार्ट में मिलती है। 50 लाख सब्सिडी मिलेगी आपको 1 CR में, पर ये 50 लाख की सब्सिडी 2 टुकड़ों में मिलेगी, 25 का। तो हम फर्स्ट सब्सिडी हम कब एलिजिबल होंगे? फर्स्ट सब्सिडी के लिए जैसे ही आपका प्रोजेक्ट
आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हो, आपने प्रोजेक्ट पे अपना काम चालू कर दिया, उस प्रोजेक्ट में जो भी बैंक ने लोन सेंक्शन किया है उसका 25% वो डिस्बर्स कर देता है। कितना? जो भी लोन सेंक्शन किया है उसका 25% जब वो डिस्बर्स कर देता है, उस डिस्बर्स्ड अमाउंट को आप अपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बनाने पे, या अगर आप उस पैसे से शेड बना पाते या कुछ जानवर लेकर आते हैं, आप इतना कर देते हो, आप अपना बैंक का मिला के 25% कर देते हो, तो अब आप फर्स्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फर्स्ट सब्सिडी आपको SIA की टीम आती है, वो चेक करती है कि आपने जो भी बताया, हमें पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं कि हमने 25% कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। वो चेक करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करता है, और आपका बैंकर आपकी रिपोर्ट SF1 फॉर्म बोलते हैं उसको, स्टेप 1, वो फॉर्म फिल करके वो SNA की टीम के पास आता है NLM के थ्रू। और जब वो सारे पेपर डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप फर्स्ट सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और आपको फर्स्ट सब्सिडी मिल जाती है। तो 1 करोड़ की 25 लाख की सब्सिडी कब मिल जाएगी? जब आपने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% खर्च कर दिया। दूसरी सब्सिडी कब मिलेगी, या फाइनल सब्सिडी हमें कब मिलेगी? तो फाइनल सब्सिडी हमें मिलती है जब हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता है, हम सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, शेड और गोट हम परचेज़ कर लेते हैं, मिनिमल्स परचेज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हम चाफ कटर या मशीन, साइलेज, जो भी प्रोजेक्ट का पार्ट है, हम जब सब कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम सेकंड या फाइनल सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फाइनल सब्सिडी आपको 25 लाख की सब्सिडी, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो आप फाइनल सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हो। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप कितने टाइम में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, पर आप ट्राई करो कि आप 6 मंथ या विदिन 1 ईयर आप अपना टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो आप जितना जल्दी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आई होप कि सब्सिडी पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं कि बैंक, सारी बातें हो गई, आपके पास ज़मीन भी हो गई, आप एलिजिबल भी थे, सारी चीज़ें थी, पर लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन होता है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सब मेरे पास ज़मीन भी है, मैं एलिजिबल भी हूँ, पर मुझे बैंक लोन कैसे देगा, या बैंक लोन के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप किसी भी बैंक के पास जाओ, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, या आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, आप पढ़ कर जाओ कि आप किस ब्रीड को पालने वाले हो, किस ब्रीड को लेकर आओगे, और आप शेड कहाँ बनाओगे, उसकी अप्रोच रोड क्या होगी। आपको लाइव स्टॉक में NLM के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत पता करके जाओ। आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो, आप उससे जाकर समझो। जब आप बैंकर के पास जाओ, तो बैंकर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके पास किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, आप सबसे पहले आप अपना चेक करो कि आप, या बैंकर से ही चेक करवा लो किसी, कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। बैंकर सबसे पहले आपको चेक करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी है, आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपकी बैंक ट्रांजैक्शन कैसे रहे हैं आज तक, आपने कोई सेटलमेंट तो नहीं कर रखा है, आपके जो भी KCC या अदर लोन जो थे वो प्रॉपर रनिंग थे, आपने किसी तरीके का कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया। अगर आप इन सारी चीज़ों पे ठीक हो, आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो केवल एक पैरामीटर होगा यहाँ जहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और वो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कोलेट्रल। बोलते हैं साहब कोलेट्रल लेकर आ जाओ तो मैं कर देता हूँ। तो कोलेट्रल क्या होता है? आपकी जो भी आप लोन लेते हो, उस लोन की एक गारंटी है कि अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हो, तो सरकार या बैंक उस पैसे से, या जो भी आपने अपनी एसेट को कोलेट्रल पे दिया हुआ है, प्रतिभूति पे दिया हुआ है, उसको बेचकर वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैंने लोन का पेमेंट, मेरी 2 EMI बाउंस हो गई तो मेरे आके पैसे, मेरी प्रॉपर्टी जो भी मैंने दी, ऐसा नहीं है। बैंक आपको टाइम देता है, और उस टाइम पीरियड में आपको ले जाके पैसे जमा कर देने होते हैं, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी वो नहीं होगी। अब आपने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो आप एक, जैसे अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और ये आपकी खुद की ज़मीन है, तो आप उस ज़मीन डाइवर्ट कराने के बाद, एक्चुअली एग्रीकल्चर लैंड को डाइवर्ट नहीं, मॉर्गेज नहीं किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। डाइवर्टेड लैंड को मॉर्गेज किया जा सकता है। तो आप, अगर आपके पास ज़मीन कम है, ज़मीन है लेकिन आपके पास कोई कोलेट्रल नहीं है, तो आप अपनी ज़मीन को डाइवर्ट करा के मॉर्गेज करा सकते हो। तो आपने 1 एकड़ ज़मीन, आपको अपना शेड बनाने के लिए लगभग 10,000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है, मैंने बताया। तो आप 1 एकड़ 2 एकड़, जिसमें लगभग 50% लोन अमाउंट का कोलेट्रल पे आ जाए,
उतनी ज़मीन आप अपनी मॉर्गेज वो डाइवर्ट करा लो, और उतनी ज़मीन डाइवर्ट करा के आप बैंक को मॉर्गेज कर सकते हो। बाकी ज़मीन आपके फीड एंड फॉडर के लिए होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ आपको कोई शेड या कुछ भी बनाने की ज़रूरत है। एज इट इज़ आप जो भी अपनी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो वो आप कर सकते हो। जानवरों को, एनिमल्स को, ये गुड्स को आपको लेकर खुले में जाने के लिए, उनको चराने के लिए, क्योंकि देखो एक बात आप समझ लो, कोई भी अगर आप गोट फार्मिंग करने जाते हो, इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऐसे ही गोट्स हैं, अगर आप उनको, जानवरों को बाहर नहीं छोड़ोगे, वो जाएंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगी, वो चरने के लिए नहीं जाएंगी, वो फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, पेड़ों पे नहीं चढ़ेंगी या झाड़ पे, पत्तियों पे नहीं चढ़ने के लिए, खाने के लिए नहीं चढ़ेंगे, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सरकार या मिशन बनाने वाले ये समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन्होंने 5 एकड़ फीड एंड फॉडर, उनको चराने, उनको घूमने के लिए उन्होंने वो जगह रखी हुई है। शेड तो आपका 10 या 15,000 स्क्वायर फीट में आपका टोटल बन चुका होगा, जहाँ भी आप अपना वो करोगे। बाकी की जगह फीड एंड फॉडर के लिए है। इसी ज़मीन में से आप कुछ ज़मीन डाइवर्ट करा के बैंक को कोलेट्रल के लिए दे सकते हो। तो बैंक में कोलेट्रल के लिए नॉर्मली, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बैंक, पर कई बैंक ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50%, 60%, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 लाख हमें सब्सिडी मिल जाएगी, 50 लाख रुपए आपका रहेगा, जिसमें 10 लाख रुपए आप मार्जिन मनी दे रहे हो, तो 40-50 लाख रुपए की वैल्यू का भी अगर आप कोई कोलेट्रल दे देते हो तब भी बैंक आपका लोन कर देता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि गोट फार्मिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, गोट फार्मिंग में हमें कितनी सब्सिडी मिलती है, गोट फार्मिंग के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, या गोट फार्मिंग के लिए हमें बैंक में कैसे अप्रोच करना है। पर इसके अलावा भी अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ आपको जानकारी चाहिए, तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर और डिटेल्स, अपने फ़ोन डिटेल्स आपके शेयर कर दूंगा। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने या अदर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फ़ोन करो, मैं आपको उसमें पूरी की पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।